चलिए आ जाइए। पिछला क्लास में क्या बताए थे वो? क्या बताए थे? समझाए थे ना? पिछला क्लास में जो है बहुत कुछ आपको समझाए थे, लेकिन पिछला क्लास में पता नहीं क्या हुआ था, ऑनलाइन वालों के साथ दिक्कत हो गया था, बफरिंग उफरिंग हो गया था, क्या हुआ था हमको भी नहीं पता है। अब इसके अलावे जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट को, ठीक है? पढ़े हैं नोट को? आए पढ़े हैं? दिक्कत भी हुआ है? हाँ, पिछले क्लास में ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो गया था कुछ। साउंड कट रहा था, हाँ। आज नहीं ना कट रहा है, देख लीजिए तो। सूती मिल 1854 होगा, 53 को काट के 54, देख लेंगे, जो भी गलती है सही करवा देंगे। ठीक है ना? हाँ, तो पिछले क्लास के चीजों को फिर से लिखवाना है क्या? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। वीडियो में ही आवाज कटा है, वीडियो में ही आवाज कटा है, हम भी देखे थे। रिकॉर्डेड वीडियो में भी आवाज कटा है, रिकॉर्डेड। रैयतबाड़ी का छठा पॉइंट, एक दो तीन चार पाँच छः, 1820 से 1827 में जब कर्नल रीड मद्रास का गवर्नर था, तब उसने रैयतबाड़ी व्यवस्था को समूचे मद्रास में लागू किया। सही तो है? ठीक तो है? छठा पॉइंट रैयतबाड़ी में, छठा पॉइंट एकदम ठीक है। नहीं, मंडे को क्लास नहीं हुआ था। बताइए, ऑनलाइन वाले लोग, आप ही लोग को पूछ रहे हैं, ऑफलाइन में कोई क्लास नहीं हुआ था? ऑनलाइन में फिर से लिखाना होगा, जो पिछले क्लास में लिखाए थे वो फिर से लिखाना होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जानते हैं क्लास गड़बड़ हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है। टॉमस मुंड्रो होगा, टॉमस मुंड्रो, और कर्नल रीड दिया हुआ है, नहीं टॉमस मुंडो होगा। हाँ, छठा पॉइंट में कर्नल रीड नहीं, टॉमस मुंडो होगा। हाँ सही बोले हैं, गलती है। छठा पॉइंट में कर्नल रीड मद्रास का गवर्नर था, नहीं टॉमस मुंड्रो होगा यहां पर। हाँ नहीं, सब ऑप्शन आ रहा है। अब बताइए, हम खुद कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, हम क्या करें अब। हाँ, रैयतबाड़ी में छठा पॉइंट में जो है कर्नल रीड नहीं होगा, टॉमस मुंडो होगा यहां पर। कहां पर बोल रहे हैं? पेज नंबर 6 में आइएगा, पेज नंबर 6 में आए, रैयतबाड़ी व्यवस्था में छठा पॉइंट देखिए, 1 2 3 4 5 6,
1820 से 1827 ईस्वी में जब कर्नल रीड मद्रास का गवर्नर था, कर्नल रीड नहीं होगा, टॉमस मुंडो होगा, सॉरी टॉमस मुंड्रो होगा, टॉमस मुंडो, टॉमस मुंड्रो, टॉमस मुंडो, टॉमस मुंडो होगा। टॉमस मुंडो होगा। अब क्या करे बताइए। हाँ कितना पॉइंट है जी? बहुत पॉइंट है क्या? 5-6 गो पॉइंट है, 5-6 गो पॉइंट है, दीजिए लिखा देते। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं लिखाइए, कुछ लोग बोल रहे हैं लिखाने के लिए, लिखा ही देते हैं। 5-6 पॉइंट है, ये है, लिखिए। तो जो लिखाए थे आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए लिखा रहे हैं। ऑनलाइन वाले जो लोग बोल रहे हैं लिखने के लिए, लिखिए, लिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखाए थे दुबला हाली प्रथा, सबसे पहले लिखवाए थे दुबला हाली प्रथा। हेडिंग मार लीजिएगा, दुबला हाली प्रथा, लिखिए दुबला हाली प्रथा। अब मैसेज करना बंद कीजिए, लिख लीजिए दुबला हाली प्रथा। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है, इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। यह प्रथा मूलतः भारत के पश्चिमी भाग के अंतर्गत सूरत में प्रचलित था। यह प्रथा मूलतः भारत के पश्चिमी भाग के अंतर्गत सूरत में प्रचलित था। यह प्रथा मूलतः भारत के पश्चिमी भाग के अंतर्गत सूरत में प्रचलित था। सूरत में प्रचलित था, फुल स्टॉप। बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहा जाता है, बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहा जाता है जो अपना और अपने संपत्ति का मालिक अपने स्वामी या अपने मालिक को मानता है। बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहा जाता है जो अपना और अपने संपत्ति का मालिक अपने स्वामी या मालिक को मानता है, अपने स्वामी या मालिक को मानता है। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। आगे, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत, ददनी प्रथा यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय कृषकों को अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाता था। ददनी प्रथा यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय कृषकों को अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाता था। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय कृषकों को अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाता था तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पर खरीदता था, तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पे खरीदता था, तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पे खरीदता था, तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पर खरीदता था,
तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पे खरीदता था। कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पे खरीदता था। आगे, अर्नोल्ड ने कहा है कि, आगे, अर्नोल्ड ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया, भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया जिसे अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके। भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया जिसे अकबर और टीपू सुल्तान जैसे भारतीय शासक नहीं कर सके, जिसे अकबर और टीपू सुल्तान जैसे भारतीय शासक नहीं कर सके। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। आगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास उसी समान है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास उसी समान है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना, जैसे दूसरे के पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना, जैसे दूसरे के पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना, जैसे दूसरे के पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना। आगे, आगे, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि, आगे, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो, अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो और उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, और उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों के घर से भर दिया गया है। आगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। बस यही न था, इतना ही तो था।
चलिए हो गया, बस इतना ही लिखाए थे और कुछ नहीं लिखाए थे। ठीक है, आ जाइए अब इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर में जहां पर भी आपको लगेगा कि एरर है, जहां पर भी आपको डाउट होगा, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते हैं, और प्रश्न उत्तर के दौरान भी बहुत कुछ जो है आपको क्लियर होगा। आइए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन बैंक पलटिए। आ जाइए, क्वेश्चन बैंक पलटिए। आइए पहला क्वेश्चन, आ जाइए, कमेंट हटा दीजिए हो। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें जो है ऑप्शन डी में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। मद्रास के जगह लिखिए मद्रास के जगह लिखिए ए और बी। मद्रास के जगह, सॉरी नहीं नहीं, ए और बी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। बी और सी, मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। बी और सी। अब ये सही हुआ, ठीक है, अब ये सही हुआ। तो बताइएगा, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त को कहां लागू किया? बंगाल में नहीं, मद्रास में। हाँ लागू किया था, बंबई में लागू किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। बी और सी हो जाएगा, ठीक है। और आंसर डी ही दिया होगा मेरे ख्याल से, डी दिया है ना, तो डी में बी और सी दिए थे। इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलते जाइए हाँ या ना, ऐसे मुंह बंद रखिएगा तो दिक्कत ना है जी, है? कुछ समझ में हमको भी तो आना चाहिए। आगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक है बिपिन चंद्रा। कौन है? बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। यहां पर 2 नंबर स्टेटमेंट में थोड़ा सुधार कीजिएगा। रैयत भूमि को सरकार को काट दीजिएगा। सरकार को काटने के बाद जो है रैयत भूमि को पट्टे पर देती थी। रैयत भूमि को पट्टे पर देती थी। रैयत भूमि को पट्टे पर देती थी। चलिए अब आ जाइए,
सुधार लीजिएगा, सरकार को काट दीजिएगा और रैयत के बाद जो है आपको भूमि होगा, भूमि को पट्टे पर देती थी। ठीक है, आ जाइए। रैयतबाड़ी बंदोबस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है या गलत? निश्चित तौर पर रैयतबाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है किसान सीधे तौर पर जो है राजस्व सरकार को देता था, क्या है? सही है। रैयत यानी किसान भूमि को पट्टे पर देती थी, हाँ दे सकता था, समझ गए, दे सकता था, सही है ये भी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, हाँ किया जाता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3, आंसर क्या हो जाएगा? डी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, क्या होगा? रैयतबाड़ी। रैयतबाड़ी, रैयतबाड़ी प्रथा, रैयतबाड़ी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ किया था, किसके साथ किया था? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ किया था, जमींदारों के साथ किया था। पढ़े थे नोट में जाकर के? आए आप लोग तो नहीं पढ़े थे, हमको तो नहीं लगता है पढ़े थे आप लोग। अगर पढ़ते तो ऑनलाइन वाला एगो लड़का कमेंट किया था ना जी, इस नंबर में ये वाला जो है गलत है। ठीक है, किया था कि नहीं किया था? आप लोग कहाँ कुछ बोले हैं? आप लोग सुधार लिए थे? आए तो हमको बताए कहाँ? बताए तो नहीं हमको। आप पढ़ते ना हैं आप लोग। ठीक है, आ जाइए, अब आ जाइए। इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त जमींदार से ना जी। अस्थाई बंदोबस्त को ही नहीं इस्तमरारी कहा जाता है जी, या अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट, ये सब नाम से जाना जाता है ना जी। हाँ, आगे। रैयतबाड़ी बंदोबस्त टॉमस, रैयतबाड़ी बंदोबस्त टॉमस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्न। तमिलनाडु के बंधुआ मजदूर बंदोबस्ती से संबंधित है पन्नियाल। कौन संबंधित है? पनियाल। तमिलनाडु के बंधुआ मजदूरी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? पनियाल। तो बताइए आंसर क्या होगा? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। आंसर ए होगा, होगा ए होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना जी, इससे पहले भी आया है ना? आया है इससे पहले, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 के मध्यकाल खंड को डाकू राज की संज्ञा दी है? के.एम. पनिकर, के.एम. और इसको डाकू राज की संज्ञा क्यों दी गई थी पता है? क्यों दी गई थी? क्योंकि इस समय जो है ना द्वैध शासन लागू था। क्या लागू था? द्वैध शासन। कहां लागू था? तो बंगाल में। द्वैध शासन जो है आपको बंगाल में लागू था। कहां लागू था? बंगाल में। देखिए होता क्या था, बंगाल में जो है आपको कर की वसूली अंग्रेज करता था। कर की वसूली कौन करता था? अंग्रेज। टैक्स की वसूली अंग्रेज करता था और शासन प्रशासन को चलाता था बंगाल का नवाब। शासन प्रशासन को कौन चलाता था? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब जो है शासन प्रशासन को चलाता था। तो अब देखिए कर की वसूली अंग्रेज कर लेता था, करोड़ों में कर की वसूली अंग्रेज करता था, करोड़ों में। और शासन प्रशासन बंगाल के भीतर चलाने के लिए बंगाल के नवाब को थोड़ा बहुत रुपया दे दिया जाता था। थोड़ा बहुत रुपया मतलब 5-10 लाख रुपया दे दिया जाता था।
और होता यह था कि बंगाल के नवाब को जो 5-10 लाख रुपया बंगाल में शासन प्रशासन चलाने को लेकर दिया जाता था, बंगाल के नवाब वो रुपया स्वयं पर खर्च कर लेता था, स्वयं पर खर्च कर लेता था। मतलब होता यह था कि कर की वसूली हो जाती थी, लेकिन उस कर के माध्यम से जनता को कोई फायदा होता ही नहीं था। तो बंगाल जो है कंगाली के दौर में चला गया, बंगाल में अकाल सूखा जैसी स्थिति जो है आपको उत्पन्न हो गई। तो कर की वसूली अंग्रेज करता था, अंग्रेज थोड़ा बहुत कर जो है शासन प्रशासन करने के लिए बंगाल के नवाब को देता था, अब बंगाल का नवाब उसको भी पचा देता था। मतलब शासन प्रशासन पर कोई खर्च ही नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता था। यही कारण था कि बंगाल जो है कंगाली के दौर में चला गया। और इसी के मद्देनजर जो है के.एम. पनिकर ने 1765 से 1772 के कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी है। कौन से राज की संज्ञा? डाकू राज। डाकू राज की संज्ञा दी है, याद रखिएगा। तो भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 1772 के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है? के.एम. पनिकर। ददनी प्रथा बताए थे ना जी, आए निम्नलिखित में से ददनी प्रथा किससे संबंधित है? कृषक वर्ग एवं जुलाहों से, मजदूर वर्ग से, भूमिहीन कृषकों से, जनजाति समुदाय से। कृषक वर्ग एवं जुलाहों से, कृषक वर्ग एवं। ददनी प्रथा किससे संबंधित है? कृषक वर्ग एवं जुलाहों से। सूची 1 उद्योग और सूची 2 स्थापना वर्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर भारतवर्ष में उद्योग की बात की जाए तो भारतवर्ष में उद्योग का विकास तो अंग्रेजों के द्वारा ही न करना प्रारंभ किया गया। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर अंग्रेजों ने भारत में उद्योग का विकास किया था? नहीं किया था। अंग्रेज अपने मुताबिक उद्योग का विकास किया था। अंग्रेज जो है अपने मुताबिक उद्योग का विकास किया था, यानी जहां पर अंग्रेजों को लगता था कि फायदा हो रहा है उन उद्योगों का विकास अंग्रेजों ने किया। जहां पर लगता था अंग्रेजों को फायदा नहीं हो रहा है उन उद्योगों का विकास अंग्रेजों ने नहीं किया। बताइए, लगता है कितना दिन से वो नहीं सोया है? अरे बाप रे, जगाइए। कितना दिन से नहीं सोए हैं? 3 दिन से नहीं सोए हैं। कहां थे 3 दिन से? आए कहां गए हुए थे जी? यहीं पे थे। तो सोते कहां हैं ना? क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? तो फिर ऐसे हाथ दिखा रहे हैं 3 दिन से नहीं सोए हैं। नहीं सोने वाला बीमारी हो गया है। क्लासरूम में काहे ओंगते हैं? ओंगना ही है तो जाइए घर पे सोइए आराम से। चलिए, उद्योग और स्थापना वर्ष। सूती वस्त्र उद्योग, (1818) सूती वस्त्र उद्योग 1818। सूती वस्त्र उद्योग 1818 पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के। लेकिन ये असफल रहा था। लेकिन ये क्या रहा था? क्या रहा था? क्या रहा था? और इसके बाद देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में। कब? 1854 में कलकत्ता में, मुंबई में, 1854 में मुंबई में। 1854 में काबस जी डाबर के द्वारा, काबस जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। अब नोट में थोड़ा आइएगा, नोट को पलटिएगा, नोट में आइएगा। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आए, 9 पे आए। 9 में देखिए, उपयोग के जगह उद्योग होगा। यहां पर उपयोग के जगह इसको उद्योग काट करके लिखे। 9 के लास्ट में उपयोग स्थापना वर्ष और स्थान लिखा हुआ है, तो इसमें उपयोग के जगह उद्योग कीजिए। उपयोग के जगह उद्योग किए, कर लिए। अब सूती वस्त्र उद्योग 1818 फोर्ट ग्लास्टर असफल रहा, सही है ये। सूती वस्त्र उद्योग 1853 बंबई सफल रहा। 1853 के जगह काट करके 1854 कीजिए। 1853 के जगह काट कर क्या कीजिए? 1854। 1854 कर लिए, सही करवा दिए ना? हाँ, कर लिए ना सही? हाँ।
तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, 1 मिनट सुनिए फिर याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर सीधा पूछे, सफल असफल कुछ भी ना पूछे, सीधा पूछे भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई है? 1818 बंगाल के फोर्ट ग्लास्ट, 1818 बंगाल के। लेकिन अगर ये पूछे भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग, 1854 मुंबई, 1854 काबसजी डाबर, काबसजी सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई ना। हाँ, अब इसके बाद कागज उद्योग, कागज उद्योग देखिए, ध्यान दीजिएगा, कागज उद्योग जो है सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में, कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था। कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में, कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था। यह भी असफल रहा था, यह भी असफल रहा था, यह भी असफल रहा था। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग 1904, सीमेंट उद्योग 1904 कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? कहां पर? चेन्नई में स्थापित किया गया था। यह भी असफल रहा था, यह भी क्या रहा था? यह भी क्या रहा था? क्या रहा था? असफल। अब नोट में आइएगा, थोड़ा सा नोट में आइएगा, नोट में आइएगा, पेज नंबर 9 में ही, पेज नंबर 9 में ये जो उद्योग सब है, उद्योग सबसे ऊपर अन्य भारतीय उद्योगों का विकास, अन्य भारतीय उद्योगों का विकास, इसमें आप जो है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पॉइंट, भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1905 में स्थापित किया गया था। 1905 के जगह 1904 कर लीजिए, 1905 के जगह 1904 कर लीजिए, 1905 के जगह 1904 किए। और इसी में समझ रहे हैं ना हम कहां कहां बोल रहे हैं? आए, पता चल रहा है ना? अकबका नंदे है। हाँ, इसी में तीसरा पॉइंट में भी थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। द्वितीय मिल बंबई स्पिनिंग एंड नेविंग कंपनी सन 1854 में बंबई में काबसजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया। 1854 यहां भी कर लीजिएगा, 1854 कर लिए, कर लिए ना? क्लियर है ना? चलिए, जूट उद्योग, जूट उद्योग जो है सर्वप्रथम 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के रिसरा में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में। तो मिलाइए 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर क्या होगा? क्या होगा? ये होगा ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक बार बता दीजिए तो, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग 1850। निम्नलिखित में से परमानेंट सेटलमेंट लागू कराने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, आंसर ए होगा, 10 का आंसर ए। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, कमियोटी प्रथा, दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा कहां प्रचलित है? सूरत में ना, ये बात जानते हैं ना आप? कमियोटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा में लागू है। कमियोटी प्रथा कहां? बिहार और अब कहिएगा कमियोटी प्रथा क्या होता है? देखिए, कमियोटी प्रथा ना,
देखिए, कम्युनिटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में लागू है, ये तो बात क्लियर है। देखिए, होता यह था कि जो समाज के भीतर बड़े महाजन होते थे, जो सेठ होते थे, तो होता यह था कि बड़े महाजन और सेठ से किसान बड़े महाजन और सेठ से किसान ऋण लेता था। किसान ऋण लेता था और सेठ जो है किसानों को जो ऋण देता था, इस ऋण पर किसानों से ब्याज लेता था महाजन या सेठ। किसानों से ऋण पर क्या लेता था? ब्याज। क्या लेता था? ब्याज। अब कुछ किसान ऐसे होते थे जो ब्याज दे देते थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते थे जो महाजन और सेठ को ब्याज देने में असमर्थ हो जाते थे। वैसे किसान जो महाजन या सेठ को ब्याज देने में असमर्थ हो जाता था, तो वह किसान जो है महाजन या सेठ का काम कर देता था। वह किसान जो है उस ऋण के बदले और उस ब्याज के बदले जो है महाजन या सेठ का काम कर देता था। किसान क्या करता था? उस महाजन या सेठ का कृषि कर देता था या अन्य काम कर देता था। इसी को कम्युनिटी प्रथा कहा गया। और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कमियां नामक एक जनजाति रहती थी। कमियां नामक एक जनजाति रहती थी। मूलतः कमियां नामक जनजाति के द्वारा ही कम्युनिटी प्रथा का प्रचलन जो है बिहार और ओडिशा के क्षेत्र में किया गया था। आप समझ पा रहे हैं? आए? नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिएगा। देखिए, महाजन सेठ या बड़े किसान, समाज में होते थे। महाजन सेठ या बड़े किसान के पास पैसा होता था। जो छोटे किसान होते थे, छोटे किसान के पास थोड़ी बहुत भूमि हुआ करती थी, तो उस भूमि पर कृषि करने के लिए छोटे किसान जो है महाजन सेठ या बड़े किसान से जो है ऋण लेता था। बड़े किसान से क्या लेता था? ऋण। और ऋण पर ब्याज देना होता था। ऋण जो मूलधन है, मूलधन पर ब्याज देना होता था, मूलधन भी लौटाना होता था। जो किसान अच्छा फसल उत्पादित कर लेते थे, वो फसल बेच करके जो है महाजन सेठ या बड़े किसान को ऋण चुका देता था। लेकिन वैसे किसान जो ऋण लेकर खेती किया, लेकिन उसके खेत में जो है फसल सही ढंग से उपजा नहीं, तो इस स्थिति में जो है छोटे किसान ऋण और ब्याज के बदले जो है महाजन सेठ या बड़े किसान का काम कर देता था। मतलब उसका खेती कर देता था। समझ गए? इसी को जो है कम्युनिटी प्रथा कहा जाता था। और बिहार और ओडिशा के क्षेत्र में कमियां नामक एक जनजाति रहा करती थी। उस जनजाति के द्वारा ही जो है इस प्रथा का प्रचलन आपको किया गया था। आगे है तीन कठिया प्रथा। अगर तीन कठिया प्रथा की हम लोग बात करें तो तीन कठिया प्रथा बिहार के चंपारण में, तो तीन कठिया प्रथा बिहार होगा। जब 3 को क्लियर हो गया तो चौथा ददनी प्रथा संविदा कृषि नहीं होगा जी। ददनी प्रथा संविदा कृषि नहीं होगा। असंविदा कृषि का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। ददनी प्रथा पिछले क्लास में नहीं समझाए हैं, समझाए ना जी। ददनी प्रथा समझाए हैं। कौन हमको समझा दीजिएगा? कौन समझा दीजिएगा? कौन समझा दीजिएगा? हाथ खड़ा कीजिए। तो ऐसे हाथ खड़ा कीजिए ताकि देख सके कौन समझा सकते हैं हमको। चलिए पहले लड़की लोग से समझ लेते हैं। उधर बीच वाली, चश्मा वाली के बगल में, हाँ बीच वाली, हाँ बताइए ददनी प्रथा क्या है? आए जोर से बोलिए। अग्रिम ऋण, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए, ठीक है। वही जो संविदा कृषि मतलब अंग्रेज जो है भारत के किसानों को अग्रिम ऋण दे देता था, अपने मुताबिक फसल उत्पादित करवाता था और कम दाम पर उस फसल को
खरीद लेता था। यही तो ददनी पर था। इसी को तो संविदा कृषि कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? संविदा। क्या कहा जाता है? बात क्लियर है? तो मिलाइए, 2 1 4 3, 2 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए ना होगा जी? ए होगा ना? हाँ। याद रखिएगा, एक बार याद कर लीजिए तो, ददनी पर था, ददनी पर था, तिनकठिया पर था, कमयोटी पर था, कमयोटी पर था, कमयोटी पर था, कमयोटी पर था, दुबलाहाली पर था, दुबलाहाली पर था। ये दोनों मुख्य तौर पर याद रखेंगे, बाद बाकी नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। तो अब 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से एगो स्टेटमेंट गलत है। जो गलत है उसी को चुनना है। सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने पेश किया था, सही है या गलत? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा किया गया, सही है या गलत? सही है ना जी? कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा, नोट पढ़े हैं? नोट में इस बात का विवरण है, सही है ये भी। जब एबीसी सही है तो गलत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, यही गलत है। लिबरल पार्टी की टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित होने वाले भारतीय दादा भाई नेरोजी थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम सुने आप? सुने हैं ना? और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया आए, और कुछ पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया गया। पता है किस किस से? कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी, एनसीपी। एनसीपी ना? तो देखिए, सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट। जब राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा आम आदमी पार्टी को मिली है और कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा छीन ली गई है, उससे पहले भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितना? 8 था। समझ गए? 8 था, और 8 में से 3 से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया। 3 से ले लिया गया नहीं, तो 8 में से 3 जाएगा कितना? 5, और एगो आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की संख्या कितना है? 6 ना है जी। और हाल फिलहाल में किसको दिया गया? आम आदमी। और किस 3 से छीन लिया गया है? टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई ना? तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, इन तीनों से छीन लिया गया है। इन तीनों से छीन लिया गया है। और किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ। अब यहां पर समझिएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल, ये क्वेश्चन अरविंद के थोड़ा सा बता देते हैं, समझिएगा। अरविंद केजरीवाल जो है, अन्ना हजारे आंदोलन से ना उसकी उत्पत्ति हुई है जी, हुई है ना? और अन्ना हजारे विशुद्ध गांधीवादी नेता माने जाते हैं। सत्ता या पद से उनको कोई लोभ नहीं है। तो अन्ना हजारे जो है समय समय पर आंदोलन अपना करते रहते हैं, अहिंसक आंदोलन समय समय पर करते रहते हैं। तो अन्ना हजारे आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई। और अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना था कि सिस्टम के भीतर जाकर के सिस्टम को सुधारा जा सकता है, सिस्टम के भीतर जाकर के सिस्टम को सुधारा जा सकता है, सिस्टम के बाहर से सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता है। तो इसी विचारधारा के थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी जो है अपने जीवन का काफी समय लंदन में गुजारे। दादा भाई नेरोजी लंदन में रहते हुए भारतीयों के हक और अधिकार की मांग को लगातार उठाते रहे। दादा भाई नेरोजी लंदन के भीतर भारतीयों के हक और अधिकार की मांग को लगातार उठाते रहे।
लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात दादा भाई नेरोजी ने यह सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश संसद का सदस्य बनकर भारतीयों के मांग को उठाया जाए। तो 1892 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में फिन्सबरी क्षेत्र से, उस आम चुनाव में फिन्सबरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी, फिन्सबरी क्षेत्र से उदारवादी पार्टी के टिकट पर जो है दादा भाई नेरोजी चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने। और दादा भाई नेरोजी 1892 से लेकर 1895 ईस्वी तक जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने रहे। और इस अवधि के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के तौर पर दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों के हक और अधिकार की मांग ब्रिटेन की संसद में करने का काम किया। और इससे बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत असर जो है आपको निश्चित तौर पर पड़ा था। और इसके बाद से जो है ब्रिटिश संसद भारतीयों के मांग पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश संसद भारतीयों के मांग पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश संसद को लगने लगा ऐसा ना हो कि कल के डेट में जाकर सभी भारतीय राजनेता आकर के इंग्लैंड में चुनाव लड़ ले और पता चलेगा कि ब्रिटिश संसद में जो है सब भारतीय ही है, समझ गए, सब भारतीय ही है। तो इसी वजह से जो है इस घटना के बाद जो है ब्रिटिश संसद भारतीयों की मांग पर जो है धीरे धीरे ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दादा भाई? क्लियर? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति मानता था? कार्ल मार्क्स। कौन मानता था? कौन मानता था? कार्ल मार्क्स। कहां का था जी? जर्मनी का ना था जी, जर्मनी का ना था। देखिए ब्रिटेन में, सॉरी ब्रिटेन नहीं, यूरोप में 17वीं 18वीं सदी में तो दो महाशक्ति ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन बाद में जाकर 19वीं 20वीं सदी में एक और महाशक्ति का उदय हुआ, जर्मनी। और जर्मनी के विद्वानों ने, जर्मनी के बुद्धिजीवियों ने ब्रिटेन की आर्थिक नीति, फ्रांस की आर्थिक नीति की आलोचना की। तो जो कार्ल मार्क्स थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ब्रिटिशों की आर्थिक नीति की आलोचना की। और कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश की आर्थिक नीति को घिनौनी नीति कहा है। क्या कहा है? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति मानता था? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति मानता था? कौन मानता था? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त, रमेश चंद्र। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से प्रथम अकाल आयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गठित हुआ? लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय प्रथम अकाल आयोग 1878 ईस्वी में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित हुआ। लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसे एस्ट्रेची आयोग कहा गया। अब देखिएगा, एक बात बता देते हैं, कुछ किताब जो है यह लिखता है कि एस्ट्रेची आयोग का गठन रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 ईस्वी में हुआ, समझ गया, 1880 ईस्वी में हुआ। और कुछ किताब 1878 लिखता है। मेरे ख्याल से 1878 ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा सही है। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में। अब नोट में आइएगा, थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। पेज नंबर 8 पर आइए भाई जी, लोग आ गए? 2 नंबर में आइएगा। एस्ट्रेची आयोग 1880 की जगह 1878 कर लीजिए। पेज नंबर 8।
ब्रिटिशकालीन समिति, पेज नंबर 8 ब्रिटिशकालीन समिति, पेज नंबर 8 ब्रिटिशकालीन समिति। स्ट्रेची आयोग 1880 के जगह 1878, 2 नंबर में है स्ट्रेची आयोग। सही किए, कर लिए ना। चलिए, निम्नलिखित में स्ट्रेची अकाल आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया, सही या गलत? सही है ना जी। वर्ष 1830 में गठित यह प्रथम अकाल आयोग था, गलत है ना जी। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित कराया, सही है ना जी। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर ए दिया है ना जी। आंसर में देखिए, आंसर ए ना दिया है जी। आंसर ए को काट करके 17 का ए दिया है, 17 का ए काट करके क्या कर लीजिएगा आप? बी। क्या कर लीजिएगा? बी। 17 का ए काट करके कर लीजिए बी। चलिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अस्पष्ट है, ठीक है, इसको काट लीजिए। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ स्वशासन, स्वराज का अर्थ, दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? स्वशासन ना जी, स्वशासन ना, हाँ स्वशासन। क्या? स्वशासन। चलिए, एक बात बताइए, भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई। दादा भाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का पहली बार रखा गया था। और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित कब किया? 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। और स्वराज शब्द को परिभाषित कांग्रेस ने कब किया? 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का। तो स्वराज से संबंधित 5 गो स्टेटमेंट बोले। कितना स्टेटमेंट? 5। ध्यान से सुनिएगा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई। स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? 1925 के कानपुर। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किस अधिवेशन में? 1929 का लाहौर। स्वराज शब्द को परिभाषित कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में किया? 1931 का कराची अधिवेशन। याद रखिएगा। दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? क्या है? स्वशासन। निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? 1901। निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? कब हुई है? निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? 1901 ना। भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त 93 में न लागू है। 93 ना। आंसर में क्या दिया है? 94। यहां पे क्या दे रहा? अच्छा 1 मिनट। 93 होगा। 22 मार्च 1793 होगा। 22 मार्च 1700। सेट में क्वेश्चन है, दिखाइएगा हमको थोड़ा सा। रुकिए 1 मिनट, देख लेते हैं। है मेरे पास, रुकिए ना 1 मिनट, देखते हैं।
रुक जाइए, है कहाँ है क्वेश्चन, क्या नंबर है? समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, अलग ना है जी, मुंह तोड़ देंगे हम 1 मिनट में। पकड़िए, वहां पर है सूर्यास्त का नियम, ठीक है, दिमाग ना है। अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था सूर्यास्त का नियम, वहां पर ये थोड़े कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू, वही तो हम सोच रहे थे। ठीक है, चलिए, भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया 22 मार्च 1700, 22 मार्च 1700। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लागू हुआ है 1794। अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ है 22 मार्च 1793 और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त का नियम लागू हुआ है 1794। ठीक है, चलिए, सूर्यास्त नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आए, अस्थाई बंदोबस्त ना जी, आए, विचार कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त भारत के 19% भूभाग पर लग, सही है या गलत? सही है ना जी। अब महलबारी 30% ना, और रैयतबारी 51 ना। अगला, सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास हुए भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। हाँ, मानते थे, इसलिए तो जो है सर सैयद अहमद खां जो है, सर सैयद अहमद खां जो है अंग्रेजों का समर्थन करते थे, अंग्रेजों का समर्थन करते थे और कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया था और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर इन्होंने जाकर अलग एक संगठन की स्थापना कर ली थी। समझ गए? तो सही है ही, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आंसर देखिए तो क्या दिया है जी, सीए ने दिया है, क्या दिया है? सूर्यास्त कानून के विषय में जानकारी किस ग्रंथ से मिल? गणदेवता ना जी, गणदेवता ना, गणदेवता के रचयिता ताराशंकर बंधो, गणदेवता के रचयिता ताराशंकर बंधो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई सत्याग्रह प्रकाश के लेखक आए स्वामी दयानंद सत्याग्रह प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां पर होगा केवल 1 और 2, इसको सुधारिए, केवल 1 और 2 सुधारिए, सुधार लीजिए, सुधार लिए। आ जाइए। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी या थी? लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, हाँ, होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह भी आता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह नहीं आता था। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। आंसर ए होगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई ब्रिटिश रियासतों के लिए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, विशेष रियायतों के लिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? आयात निर्यात समझते हैं जी? आए
आयात का मतलब क्या होता है? वस्तु खरीदना। वस्तु यानी ब्रिटेन से भारत में जो वस्तु आयात किया जाता था उस पर विशेष रियायत दिया जाता था, उसी के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी छूट दी जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। देखिए, भारी उद्योग का अभाव तो था नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विदेशी पूंजी की कमी। विदेशी पूंजी की कमी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था विदेशी पूंजी की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? विदेशी पूंजी की कमी। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ना। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से ना। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ना। सत्रह सौ 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यानी किसान के तुलना में जमींदार को अधिक शक्ति प्रदान करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर क्या दे रहा है जी? डी दे रहा। क्या दे रहा है? अच्छा रुकिए एक मिनट। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? इसका आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। खैर इसको जो है अगले क्लास में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसका ए होना चाहिए। 32। आगे आइए। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। समझ गए? और इसलिए जो है पट्टा जारी नहीं किया। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 33 बी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। 1885, 1886, 1889, 1900। कब किया गया? 1885 इन दे रहा है, बोलिए ना जी। 1885। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के
कॉर्नवालिस संबंधित था जी। कॉर्नवालिस तो अस्थाई बंदोबस्त। अलेक्जेंडर रीड था। टॉमस मुंडो 2 और 3 ना। आंसर सी होगा, होगा सी होगा। सर टॉमस मुंडो भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। रैयतबाड़ी से ना। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भूराजस्व संग्रह प्रचलित था। आए उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत ना होगा। आंसर क्या दे रहा है? डी दे रहा है। डी दे रहा है। क्या दे रहा है जी? डी दे रहा है। पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र तो पश्चिमी भारत में आना जाएगा जी। महाराष्ट्र भी आ जाएगा पश्चिमी। हाँ डी होगा। बी और सी। बी और सी। रैयतबाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू कहां किया था? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। सर्वप्रथम। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम कहां? 1792 में बड़ा महल में ना जी। बड़ा महल में ना। बड़ा महल कहां है? मद्रास में ना जी। मद्रास में ना। तो आंसर मद्रास प्रेसिडेंसी होगा। क्या दे रहा आंसर? यही ना दे रहा है। हाँ यही होगा। होगा भी यही। क्वेश्चन रिपीट ना है जी। आए बोलिए ना। आंसर क्या होगा? सी नो होगा जी। 1, 2 और 3 ना। हाँ क्वेश्चन रिपीट है ये। चलिए असम में सर्वप्रथम चाय बागान की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839, 1841, 1839, 1839। चलिए दादा भाई नेरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और जो देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। बताइए इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। समझ गए? बी होगा। दादा भाई नेरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा यह है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। आंसर बी होगा। इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है। बैठे रहिए, अकबकाइए ना। यहां तक दिक्कत है? कोई किसी क्वेश्चन में डाउट भी है? नहीं ना है? यहां तक जो बताएं उसमें कोई डाउट नहीं ना है? एक बार कमेंट दे दीजिए। तो ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना क्वेश्चन है जी? 129 ना। अच्छा अगले क्लास में खत्म कर देंगे, चैप्टर भी शुरू कर देंगे, चिंता मत कीजिए। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। कौन चीज का पीडीएफ डाल देंगे? और अगला चैप्टर कहां डाल देंगे? अगला चैप्टर है 1857 का विद्रोह।
अगला चैप्टर 1857 का विद्रोह है। यहां से पढ़ने में इतिहास मजा आएगा। ई चैप्टर तो बोरिंग चैप्टर है, लेकिन क्या कीजिएगा। बताइए कोई डाउट भी है? ऑनलाइन वाले लोग, आप ही लोग का देख रहे हैं। 10 नंबर में डाउट है रोशन कुमार को। 10 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। दस का आंसर ए होगा। ए होगा। सत्ताईस नंबर विदेशी पूंजी का कमी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, विदेशी पूंजी का कमी सही है। दस का ए होगा। हाँ, वही तो मरवाए हैं। 10 का ए ही ना बताए हैं। 10 का तो हम ए ही बताए हैं। क्या दिया है? तो जो बताए हैं उसको सही नहीं कर सकते हैं आप। 10 का सी के जगह काट करके ए कर लीजिए ना। सी के जगह, एक जगह तो करवाए थे ना जी, करवाए हैं ना। 10 का सी को काट करके ए कर लीजिए। ए कर लीजिए। 10 का सी को काट के ए कर लीजिए। बताए तो हैं सही जी। 32 नंबर। 32 नंबर तो बोले हैं अगले दिन देखेंगे। ये सबको ऐसे फालतू का कब डाउट रहता है, झूठ मूठ का डाउट रहता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो बताएं वो याद रखिए। अपना दिमाग मत लगाइए, जो बताएं वो याद रखिए। फलना का बी होगा, सी होगा, मत कीजिए ज्यादा। छब्बीस का नहीं बताए हैं, कोई डाउट ना है। जो बताएं वो याद रखिए अपना। अगला पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, क्या दिए थे होमवर्क? मौर्य, मौर्य साम्राज्य पढ़े हैं? जवाब दीजिए। तो जवाब दीजिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। विशाख। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? विलियम जॉन्स ने ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। शासन के। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ? लकड़ी का ना। डायमेकस किसके समय भारत आया था? बिंदुसार ना। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार? चंद्रगुप्त। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहां है? पाटलिपुत्रा में ना। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण? देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि ना। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया? अशोक ने ना। सार्थवा किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिला। व्यापारियों के काफिला ना। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? जेम्स। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता? जेम्स। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? प्राकृत। कौन? प्राकृत ना। भाग एवं बलि क्या था? राजस्व का स्रोत। राजस्व का। इंडिका का लेखक? मेगास्थनीज ना। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका ना।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में 7 भागों में ना। मौर्य परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समा एग्रोनोमाई अधिकारी का काम मार्ग निर्माण। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला ना। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। चलिए अगला होमवर्क सुनिए इसमें से। अगला होमवर्क मौर्योत्तर काल, चैप्टर नंबर 10। इससे चैप्टर नंबर 10 मौर्योत्तर काल, चैप्टर नंबर 10 मौर्योत्तर काल। चलिए इसमें बिहार से संबंधित न था जी, पेज नंबर 51 न था। अगला होमवर्क है पेज नंबर 52। क्या है पेज नंबर 52? पूरा। और स्पेशली जो है ना हिमालय पर्वत शिखर और अन्य पर्वत शिखर का ऊंचाई नहीं याद रखना है, कौन राज्य में है इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पर्वत दे रहे हैं, ठीक है। और जो है कौन देश में है, कौन पर्वत कौन राज्य में, सिर्फ इतना ही दे रहे हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल नहीं दे रहे हैं। हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर यानी पेज नंबर 52 में आधा, पेज नंबर 52 में कितना? आधा। काहे फ्री कर देंगे? मेडिवल हिस्ट्री 5 to 7 वाला इस बैच में एप्लीकेशन पर लाइव फ्री कर दीजिए। काहे कर देंगे? काहे कर देंगे? क्यों कर देंगे? हैं? पढ़ा दिए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, जाके देखिए अपना। चलिए आगे बताइए। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी। स्लेट कांतरित होकर क्या बनता है? फाइलाइट कांतरित होकर क्या बनता है? शिस्ट ना। अच्छा बलुआ पत्थर कैसा चट्टान है? अब शादी ना। ग्रेनाइट कैसा चट्टान? आग्नेय ना। यूराल पर्वत कौन देश में है? रूस में ना। रूस में ना। इससे आगे अगला वाला पेज देख लीजिएगा, ठीक है। हिमालय का प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और केटू लद्दाख में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसको देख लीजिएगा। बात क्लियर है? चलिए इससे आगे अगला पेज दिए हैं 52 नंबर में आधा हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर, भारतीय पर्वत शिखर एवं अवस्थिति। मार्केट में मिल रहा है क्वेश्चन बैंक। हाँ एमडी समीम, हाँ नया वाला घटना चक्र है। चलिए धन्यवाद।